हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है आजकल, जो अभी हमारा यूपीएससी जर्नी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखना, ताकि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना आए। यही रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूँ, आप कभी भी नहीं सुनते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और वो आर्टिकल्स कुछ कुछ सेट में कुछ कुछ थीम्स के ऊपर बेस्ड है एंड उस थीम्स को एक एक पार्ट में रखा गया है। सपोज 1 to 4, ओके, देन 12 to 35, ये एक एक थीम पर बेस किया गया है। सो ऐसे ही एक थीम है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बोला जाता है डीपीएसपी। क्या बोला जाता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी एक ऐसा पार्ट है जो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के पास उस समय, उस मौजूदा टाइम पीरियड में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं था। सो ये इसीलिए लाया गया था कि एक दिन अगर इंडिया के पास रिसोर्सेस भरपूर आ जाएगा तब इसी को ये जो डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल्स वगैरह है इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। सो डीपीएसपी एक डायरेक्टिव है स्टेट को कि ये आप इसी जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिया गया है उसको कामयाब करना जब आपके पास रिसोर्सेस आ जाएगा। ओके, सो डीपीएसपी पार्ट 4 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 ही बताता है हमारा यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 क्या बताता है? द स्टेट शैल एंडिवर to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। क्या मायने है इसका? क्या मतलब है इसका? देखो, हमारे जो इंडिया है, हमारे जो कंट्री है, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप अगर कोलकाता में एक क्राइम करो, एक खून कर दो, एक मर्डर कर दो, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा, आप अगर गोवा या फिर मुंबई उधर भी एक मर्डर करो, एक क्राइम करो, उधर भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। सो एक क्रिमिनल पनिशमेंट जो थ्रू आउट द कंट्री है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन जो सिविल मैटर्स है, सिविल मैटर्स जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सब मैटर्स, अडॉप्शन हो गया, ये सब मैटर्स आपका यूनिफॉर्मली आपका जस्टिफाइड नहीं होता है। सो इसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स की तरह, जैसे हमारा थ्रू आउट द कंट्री, होल कंट्री में, इतना बड़ा कंट्री में जैसे एक ही क्रिमिनल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, वैसे ही जो हमारा सिविल कोड है, जो हमारा सिविल कानून है, कोड मतलब एक टाइप का कानून, एक टाइप का लॉ, तो एक यूनिफॉर्म ही बनना चाहिए। ना कि हिंदुओं के लिए कुछ एक प्रकार का कानून, मुस्लिम लोगों के लिए एक प्रकार का कानून, क्रिश्चियन लोगों के लिए एक प्रकार का कानून। एक थ्रू आउट द कंट्री, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, एक कानून बनने चाहिए। ऐसे कौन बोलता है? आर्टिकल 44 बोलता है। सो व्हाट इज यूसीसी? Uniform Civil Code refers to the proposition of having a uniform set of civil laws for all citizens of country, irrespective of their religious or cultural affiliations. Okay? Uniform set of civil laws, जैसे कि हमारे पास था हमारे क्रिमिनल लॉ में, आप अगर यहाँ पे एक क्राइम करेंगे, वहाँ पे क्राइम करेंगे, सेम लॉज। इसी तरह से सेम लॉज सिविल केसेस के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस और कल्चरल एफिलिएशंस। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है?
जब ब्रिटिश रूल था देयर वॉज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सिविल मैटर्स as personal laws based on religious customs and traditions were recognized for different communities. इसी टाइप का ही एक फ्रैगमेंटेशन सोसाइटीज बन गया था ब्रिटिश रूल में. सो उसी टाइम से यूसीसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड इमर्ज्ड as a response to the fragmentation and as means to promote a common civil identity. जब आपके पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो आपके पास एक कॉमन सिविल आइडेंटिटी होगा, उसको प्रमोट करने के लिए यूसीसी काम आएगा. इसे ब्रिटिश रूल के टाइम इमर्ज हो गया था ये थॉट प्रोसेस. देन ब्रिटिश के टाइम पीरियड के बाद जब पोर्तुगीज रूल आया था, व्हेन गोवा वाज अंडर पोर्तुगीज रूल अंटिल 1961, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बेस्ड ऑन पोर्तुगीज नापोलियनिक कोड वाज इम्प्लीमेंटेड. सो पोर्तुगीज जब गोवा कैप्चर किए थे 1961 के टाइम तक, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में ही बन गया था जिसको नापोलियनिक कोड बोला जाता है. पोर्तुगीज नापोलियनिक कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट. सो गोवा वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया. नेहरूवियन विजन क्या था? नेहरू के विजन. जवाहरलाल नेहरू envisioned a modern and progressive India and saw the UCC as an essential element of nation building. He believed that UCC would help eliminate division based on religion and promote equality among citizens. So Nehru was pro-UCCian. उनके जो मत थे, जो व्यू थे, जो पर्सपेक्टिव थे, वो प्रो यूसीसी था. मतलब वो यूसीसी के फेवर में ही थे. वो चाहते थे कि यूसीसी लाया जाए जब सिविल कोड रिलीजन की बेस पे ना बने. हिंदू कोड बिल. द हिंदू कोड बिल sought to codify and modernize Hindu personal laws relating to marriage, divorce, adoption and inheritance. यही सब आता है सिविल लॉज में. एंड इट वॉज एज ए स्टेप टूवर्ड्स यूसीसी. जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो कैसे लाया गया था कि जितने भी हिंदू हैं, जितने भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड, ओके, जितने भी हिंदूज हैं उनका मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस सब एक जैसा होगा. सो ये एक टाइप का स्टेप था यूसीसी. किसमें? सिर्फ हिंदुओं में. हिंदुओं में पूरा कॉमन कर दिया ना, हिंदुओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लिए. सो हिंदू कोड बिल वाज द फर्स्ट स्टेप टू प्रमोट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन हिंदू रिलीजन विद इन द हिंदू कम्युनिटी. देन आया था साहवानो केस. द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दिस केस sparked debate on the need for a UCC to ensure gender justice and equal rights for women across religious communities. जब साहबानो केस हुआ था वहाँ पे यूसीसी का स्पार्क आया था, यूसीसी इमर्ज किया गया था. इक्वल राइट्स फॉर वुमेन अक्रॉस रिलीजियस कम्युनिटीज. सो ये था कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस बेसिस पे हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए. सो यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? इतना अच्छा एक चीज़ है, इतना बड़ा अच्छा नेसेसरी एक स्टेप है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स चाहते थे. हम जब हमारे पास रिसोर्सेस होगा तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा गया था 1950 से, अभी हो गया है 2023, पर आज तक हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं यूसीसी? तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या चैलेंजेस है इसमें. सो जो चैलेंजेस है, फर्स्ट जो चैलेंज है, डाइवर्स पर्सनल लॉज, कस्टमरी प्रैक्टिसेस. इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत लोग, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स कास्ट है, क्रीड है, बहुत सारे, एक डाइवर्स कंट्री है इंडिया.
यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारी कम्युनिटीज का ईच सब कम्युनिटीज का खुद का एक सेट ऑफ पर्सनल लॉज है, कस्टम्स है, एंड दीज लॉज एंड प्रैक्टिसेस vary widely across the regions, sects, and groups. To find a common ground and uniformity among such diversity is very difficult and complex. भाई इतना बड़ा देश है, इतना बड़े जो यहाँ पे एक एक किलोमीटर पे हमारा कस्टम्स बदल जाते हैं, तो वहाँ पे एक यूनिफाइड एक सिविल लॉ लाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स टास्क बन जाता है. Moreover, many personal laws are not codified or documented, but are based on oral and written sources that are often ambiguous and contradictory. बहुत सारे ऐसे sources हैं, बहुत सारे ऐसे practices, customs है जहाँ पे कुछ written evidences, written codes नहीं है, जो खुद मुंह से बोलकर शायद मैरिज किया जाता है उनका, शायद डिवोर्स होता होगा, जैसे ट्रिपल तलाक होता था. ओके यहाँ पे एक चैलेंज बन जाता है यूसीसी कि कैसे यूसीसी यहाँ पे काम करेगा. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स. मेनी रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स व्यूज यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन देयर रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल ऑटोनॉमी. बहुत सारे ऐसे पार्टीज है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, ऐसे रिलीजियस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जो उनको एक डाउट है, एक फीलिंग्स है उनके मन में कि उनका जो रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 25, 26, ये सब आप उनका चला जाएगा, एंड कल्चरल ऑटोनॉमी भी उनका चला जाएगा. They fear that UCC would impose a majoritarian or homogeneous law that would disregard their identity and diversity. एक देखो, इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है. एक उनका थिंकिंग प्रोसेस में ये आ भी सकता है कि यूसीसी अगर आएगा तो हिंदू रिलेटेड जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा सकता है. ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि एक पाथ में एक हडल जैसा काम करता है यूसीसी का. They also argue that UCC would violate their constitutional rights under Article 25, जो पहले बताया था कि उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन उनका हैम्पर हो सकता है. ऐसे उनका थिंकिंग चल रहा है, which guarantees the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of their religion. जब उनका प्रैक्टिस वो नहीं कर पाएंगे, एक यूनिफाइड कोड आ जाएगा तो उनका आर्टिकल 25 उनका चला जाएगा, उनका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. इससे उनका थिंकिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट जो चैलेंज है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस. बहुत ऐसे पार्टीज है जो इसको अभी लाना नहीं चाहते हैं, और जो भी लाना चाहते हैं उनको ऐसे अपोज करते हैं जैसे एक बहुत ही महाभारत लेकर आ गया हूँ. अरे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो फोर फादर्स थे उनका सपना था एक यूसीसी लाने के लिए. जब लाया जा रहा है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करो ना. प्लीज़ लोगों को समझाओ कि ऐसा नहीं है, जो चैलेंजेस है वो नहीं है, ठीक तरीके से होगा. सो पॉलिटिकल विल ही नहीं है इसको लाने के लिए, कंसेंसस नहीं है. जैसे चल रहा है चलने दो. कंजर्वेटिव माइंड थिंकिंग प्रोसेस बहुत भर गया है पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस में. जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है. देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस अमंग द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एंड द सिविल सोसाइटी टू इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट यूसीसी. यूसीसी कोई बहुत ही बुरा बात नहीं है. यूसीसी लाना तो सब चाहते थे. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वहाँ पे खुद हमारे फोर फादर्स लिखे थे कि यूसीसी लाओ,
There are also apprehensions that UCC could provoke communal tensions and conflicts in the society. अगर ये इसको लाया जा रहा है तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकता है, कुछ ऐसे टेंशंस आ सकता है, कन्फ्लिक्ट्स आ सकता है, कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स जैसा। नेक्स्ट चैलेंज जो है वो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। UCC would require a massive exercise of drafting, codifying, harmonizing, and rationalizing the various personal laws and practices in India. इंडिया जो देश है इतना छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही कास्ट क्रीड, बहुत ही लोग हैं यहाँ पे। 1 किलोमीटर में सब बदल जाता है, भाषा बदल जाता है, कुछ प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशन सब बदल जाता है। सो इसके लिए एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग प्रोसेस, प्रॉपर कोडिफाइंग प्रोसेस, हार्मोनाइजिंग प्रोसेस, रैशनलाइजिंग प्रोसेस सब ज़रूरी है। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा, काम में करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पिन बाय पिन काम करना पड़ेगा। It would require a wide consultation and participation of various stakeholders, जो उनका डर था कि एक मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो अगर पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी वेरियस स्टेक होल्डर्स होगा, सबकी मर्जी से लाया जाएगा, तो इसका चांसेस भी कम होगा कि नहीं ये हिंदू को इतना प्रायोरिटी दिया जा रहा है या फिर मुस्लिम्स को इतना गिरा जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा सबको प्रैक्टिस करना चाहिए इसमें। It would also require a robust mechanism of enforcement and awareness to ensure compliance and acceptance of UCC by the people. लोगों को अवेयर करना है, मैकेनिज्म ऑफ एनफोर्समेंट इंश्योर करना है लोगों में। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, क्यों चाहिए ये यूसीसी, हमको क्यों चाहिए? हम तो चैलेंजेस देख लिए, ओके हम तो चैलेंजेस देख लिए किस लिए आज तक 1950 से लेकर 2023 तक क्यों एक स्मॉल हर्डल्स भी आज तक इसको नहीं ला पा रहे हैं। पर क्यों चाहिए इतना झोल झाल क्यों, इतना डिस्कशन क्यों, इतना न्यूज़ में इतना हाइप क्यों बनाया जा रहा है इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से? बेनिफिट्स ऑफ यूसीसी में फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। यूसीसी वुड क्रिएट ए कॉमन आइडेंटिटी अमंग सिटीजन्स। जब एक कॉमन लॉ आएगा तो वो आपके हमारे सब के लिए कॉमन आइडेंटिटी के लिए, हम सब सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए काम करेगा। फॉस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, it promotes secularism by treating all religions equally and reducing communal conflicts। हालांकि जब ये स्टार्ट होगा, जब ये इसमें काम किया जा रहा होगा, कम्युनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन बाद में इन लॉन्ग रन में इसमें कुछ भी कम्युनल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये सेक्युलरिज्म को जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्युलरिज्म उसको प्रमोट करने का एक ही रूट है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड। जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। यूसीसी एंश्योर्स जेंडर जस्टिस बाय रिमूविंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। जब हिंदू में इस तरीके से बच्चों को मारा जाता है, कन्याओं को मारा जाता है, या फिर मुस्लिम में इस तरीके से किस तरीके से क्या क्या होने से मुस्लिम में जो फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ जाता है, हिंदू में भी बढ़ जाता है। किस लिए? वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के लिए। जब यूसीसी लाया जाएगा ये सब डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रिमूव हो जाएगा एंड ग्रांटिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन इन मैरिजेस, डाइवोर्स, inheritance, and it empowers women and upholds their fundamental rights. Simplifications and rationalization of legal system. UCC simplifies the legal system by eliminating the complexities and contradictions of multiple laws.
It harmonizes civil and criminal laws and enhances complexity for the common people. ये सिंप्लीफाई कर देता है लीगल सिस्टम को. जब एक ही लॉ आएगा, सिविल कोड आएगा, एक ही सिविल कोड, तो इतना हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, फारसी ब्ला 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 ना करने की ज़रूरत नहीं होगा. बस एक ही कोड फॉर ऑल. So simplifies the legal system by eliminating the complexities. Then जो next benefit है modernization and reforms of outdated practices. Uniform civil code modernizes the reforms outdated practices, aligning personal laws with human rights and constitutional values. It abolishes practices like ट्रिपल तलाक and चाइल्ड मैरिज. जो भी आज तक चल रहा था, ट्रिपल तलाक चल रहा था, चाइल्ड मैरिजेस चल रहा था, ये सब का एक ही सोल्यूशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो देखते हैं इसमें लॉ कमीशन का क्या व्यू है. जो 21st लॉ कमीशन बना था, इट सेड द इश्यू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वास्ट and its potential repercussions untested in India. अभी तक टेस्ट ही नहीं किया गया है इसका repercussions क्या होगा इससे. And it said that UCC is neither necessary nor desirable at this stage. यही लाइन जो आज बहुत ही एक मैटर करता है ऑपोजिशंस के लिए कि UCC is neither necessary nor desirable at this stage. अभी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारा चाइल्ड मैरिजेस जो भी हो रहा है, जो अलग बेरोज़गारी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसको ध्यान दो. UCC neither necessary nor desirable at this stage. यही बोल के ही अपोजिशन आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से UCC को लाया जाना चाहिए. किस तरीके से? जैसे हमने बोला था कि वेरियस स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करा के, ताकि एक एलिगेशन ना रहे कि ये प्रो हिंदू हो गया या प्रो मुस्लिम, एंटी मुस्लिम हो गया. द गवर्नमेंट had asked 22nd Law Commission of India to undertake an examination of various issues relating to UCC. एक 22वां लॉ कमीशन बनाया जाएगा एंड वो वेरीफाई करेगा लॉ जो इश्यूज रिलेटिंग टू यूनिफॉर्म सिविल कोड. यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें UCC में लैंडमार्क जजमेंट्स क्या क्या है. एक यहाँ पे आपको नोट्स करना है 3 केसेस. कौन सा? एक है साबानो केस, एक है सरला मुदगल केस एंड एक है सायरा बानो केस. सो यही 3 केसेस हम देखेंगे. साबानो, सरला मुदगल, सायरा बानो. क्या क्या है इसमें? द सुप्रीम कोर्ट साहबानो केस में ऑफिल द राइट ऑफ मुस्लिम women to claim the maintenance from her husband even after the इद्दत पीरियड. जो उनका डिवोर्स का पीरियड था साहबानो केसेस में, उसमें कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, कि किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो साहबानो केसेस में हुआ था. ये एक लैंडमार्क जजमेंट है UCC केस में. देन साला मुद्गल केस में यहाँ पे भी और एक पॉइंट है साहबानो केस में. इट हाईलाइटेड द नीड फॉर UCC टू रिमूव contradiction based ideologies. Then Sarla Mudgal, the Supreme Court stated that a Hindu husband cannot convert to Islam and marry without dissolving his first marriage. So Sarla Mudgal केस में क्या हुआ था कि एक हिंदू हस्बैंड कैनट कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम को कन्वर्ट नहीं हो सकता एंड एक मैरिज को डिजल्व या फिर एक परफेक्ट अच्छी जुडिशियल तरीके से उसका डिवोर्स ना अगर ना हुआ होगा तो वो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता है. इट एम्फसाइज्ड दैट
यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रिवेंट फ्रॉडलेंट कन्वर्शन एंड बिगमस मैरिजेस। सो यूसीसी आएगा तो ये जो फ्रॉडलेंट फोर्स्ड कन्वर्जन्स होता है मैरिज के नाम पे, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो नहीं हो सकता। सायरा बानो केस में क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायोलेटिव ऑफ मुस्लिम वुमेन्स डिग्निटी एंड इक्वालिटी। मजाक की बात तो ये है कि इसको लेके भी अपोजिशन खड़ा हो गया था कि किस तरीके से इसको बयान कर सकते हो, क्या बात कर रहे हो। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लायर्ड ट्रिपल तलाक। आप एक बार एक लेडी को, अपने वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल दोगे तो हो गया उसका काम तमाम, आप और जाके एक दूसरा शादी कर लो। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना पड़ा सायरा बानो केस में। इट रिकमेंडेड दैट पार्लियामेंट इनैक्ट ए लॉ टू रेगुलेट मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स। सो ये था आज का यूसीसी वाले वीडियो में। उसका चैलेंजेस हमने देखा, उसका फेवर में भी देखा कि किस लिए चाहिए, उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी देखा। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसके कंक्लूजन्स। आप अपनी भाषा में लिखना। आप प्रो यूसीसी हो सकते हैं, आप अगेंस्ट हो सकते हैं, बट अगर आप अगेंस्ट हो गए प्लीज़ डोंट यूज़ हार्श लैंग्वेज दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी या फिर कुछ। आप आप जो 21st लॉ कमीशन को कोट कर सकते हैं, बट आप अपने मन से नहीं करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि ये ना हो अभी। ठीक है, आप अगर अगेंस्ट में जाके लिखना चाहते हैं तो हमेशा 21st लॉ कमीशन को कोट करके ही आपको लिखना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।